जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं मैसूर की एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर स्थापना की। बात करेंगे हैदर अली की उन परिस्थितियों की जिनमें हैदर अली ने मैसूर को स्वतंत्र राज्य के तौर पर स्थापित किया। बात करेंगे हैदर के द्वारा मैसूर के लिए उठाए गए कदमों की। फिर बात करेंगे हैदर की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान जब मैसूर का नेतृत्व करता है और मैसूर के उत्थान के लिए कदम उठाता है। कुछ ऐसे फैक्ट जहां टीपू सुल्तान से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न आते हैं। बात करेंगे अंग्रेजों और मैसूर के बीच होने वाले 4 आंग्ल मैसूर युद्धों के बारे में कि वो युद्ध क्यों हुए और किस संधि से उन युद्धों का अंत हुआ था। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैसूर का हम फुल कवरेज करेंगे, देखेंगे कि कहां कहां से प्रश्न आपको एग्जाम में आए तो वो छूटेंगे नहीं। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि दक्षिण में ये मैसूर स्टेट हुआ करता था और मैसूर स्टेट की स्वतंत्र राज्य के तौर पर स्थापना की थी 1761 में हैदर अली ने। अब देखें इसकी थोड़ी सी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दिल्ली सल्तनत से। तो याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की जब आप बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से 1526 तक हमें दिखाई पड़ती है, जहां पहला वंश आपको आया गुलाम वंश जिसको मामलुक वंश भी कहते हैं और अंतिम वंश आया लोदी वंश। इब्राहिम लोदी मारा गया बाबर के साथ पानीपत के पहले युद्ध में लड़ते हुए और अंतिम शासक हुआ सल्तनत काल का जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया। और गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक जो घोड़े से गिरकर 1210 में मर गया था। इन गुलाम वंशों के सभी समय के देखें तो इनमें 5 प्रमुख वंश हुए थे और इन 5 प्रमुख वंशों में से एक वंश था तुगलक वंश। अगर हम तुगलक वंश की बात करें तो इसमें कई शासक हुए। तुगलक वंश ने सबसे ज्यादा समय तक दिल्ली सल्तनत में राज किया था और तुगलक वंश में जो राजा एक महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलता है वो था मोहम्मद बिन तुगलक। जब मोहम्मद बिन तुगलक की आप बात करते हैं तो इसको एक प्रकार से विश्व का आश्चर्य कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल रक्त पिपासु शासक कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कई सारे शब्द दिए गए इतिहास में, कई सारे इतिहासकारों ने। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय की बात है 1336 की। 1336 में हरिहर एवं बुक्का नाम के 2 भाई थे। अब हरिहर और बुक्का जो थे इन्हें मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण में भेजा था। दक्षिण में भेजा एक बोल सकते हैं अभियान के तहत। अब ये दक्षिण में एक अभियान के लिए जब दोनों गए तो इन्होंने दक्षिण में उस अभियान को सफल किया, लेकिन वहीं ये एक संत थे विद्याधर जी, उनके संपर्क में आ गए। अब इन संत के जब संपर्क में आए कौन, हरिहर और बुक्का, तो इनसे इनको प्रेरणा मिली कि भाई तुम किसी और के अंडर में काम कर रहे हो जबकि तुम खुद योग्य हो, तुम्हें अपना राज्य बना लेना चाहिए। तो इनसे इन्होंने कहीं ना कहीं बोल सकते हैं प्रेरणा ली और उसके बाद इन्होंने तुंगभद्रा नदी के किनारे पर, दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर 1336 में ही, कब, 1336 में ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो इस प्रकार से दक्षिण में विजयनगर नाम का एक नया साम्राज्य बनता है। अब जो विजयनगर साम्राज्य बनता है इसका नाम विजयनगर इन्होंने अपने पिताजी के नाम पर रखा था। इसके बारे में संगम साहित्यों से हमें व्यवस्थित जानकारी मिल जाती है। लंबे समय तक विजयनगर साम्राज्य रहता है जो हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापित किया जाता है हम्पी को राजधानी बनाकर। याद रखिएगा इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, हम्पी। अब ये विजयनगर साम्राज्य स्टेबिलिटी के साथ चल रहा है, लगातार चला और इसकी स्थिति आपको देखने को मिलती है 25 जनवरी 1565 तक। ये वो समय था जब एक युद्ध हुआ जिस युद्ध का नाम था ताली कोटा का युद्ध और इसी को आप राक्षस तंगड़ी के नाम से भी जानते हो। अब ये युद्ध हुआ, इस युद्ध में विजयनगर की सेना हार गई और कहीं ना कहीं विजयनगर साम्राज्य का जो है वो पतन हो गया। तो विजयनगर साम्राज्य का पतन किसके साथ हुआ, 25 जनवरी 1565 को हुए तालीकोटा के युद्ध के साथ। अब विजयनगर साम्राज्य समाप्त हुआ, लेकिन यहां पर एक बात याद रखना है, विजयनगर साम्राज्य की कमजोरी को देखते हुए इस समय से ही अलग अलग जो अमीर वर्ग के लोग, शक्तिशाली वर्ग के लोग थे, उन्होंने चाहा कि विजयनगर को क्या कर दिया जाए, इससे एक स्वतंत्र राज्य बनाए जाने लगे। तो जो भी वर्चस्वशाली लोग थे
सरदार हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, विजयनगर की कमजोरी को देखते हुए अपने आप को स्वतंत्र रूप से घोषित कर दिया। तो यहां से इस पूरे साम्राज्य की विखंडता जो है वो शुरू हो गया, खंडन शुरू हो गया, अलग अलग स्वतंत्र राज्य दक्षिण में भी बनने लगे थे। अब यहाँ जो राज्य बने उनमें एक राज्य आपको देखने को मिलता है 1612 में। 1612 में जो राज्य देखने को मिला वो था वाडियार राजवंश। अब ये जो वाडियार राजवंश था ये वेंकट सेकंड के समय पर स्थापित हुआ था। अब वेंकट सेकंड के समय पर 1612 में जो वाडियार राजवंश हुआ ये भी लंबे समय तक, लगभग 100 साल से 120 साल तक इसने शासन किया है। अब लंबे समय तक ये राजवंश कहां चल रहा है, दक्षिण में हो रहा है। अब यहां पर एक बात और समझें कि 1612 में जब ये वेंकट टू के समय वाडियार राजवंश स्थापित होता है तो इसका अंतिम शासक आपको देखने को मिलता है 1731 में। 1731 में शासक होता है जिसका नाम होता है चिक्का कृष्णराज। अब चिक्का कृष्णराज जो है वो इस वंश का, वाडियार वंश का यहां पर आपको अंतिम शासक देखने को मिलता है। अब ये आखिरी शासक रहा कहीं ना कहीं। इसके समय पर एक चीज देखने को मिलेगी कि ये जो शासक था ये अयोग्य था और इसने क्या किया, अपने यहां पर दो लोगों को नियुक्त किया। एक का नाम था नंदराज और एक का नाम था देवराज। अब नंदराज और देवराज दो थे, ये दोनों के दोनों इसके क्या थे, मंत्री थे। अब इन मंत्री का यहां पर क्या स्थान था, तो ये अयोग्य शासक रहा, इसकी पूरी शक्ति का प्रयोग ये दोनों करते थे। मतलब यहां पर देखा जाए तो नंदराज और देवराज जो थे वो यहां के वास्तविक शासक दिखाई पड़ते हैं, ये याद रखना है। सत्ता किसके हाथ में थी, इसके हाथ में थी और नाम का राजा था चिक्का कृष्णराज। तो यहां पर ये देखा गया और जैसे ही इन्होंने मौका पाया इसको अपने रास्ते से हटाकर पूरी तरीके से अपने अंडर में व्यवस्था को ले लिया। और इन्होंने जब अपने अंडर में व्यवस्था को लिया तो एक व्यवस्थित तरीके से शासन ये चला रहे थे। अब यहां ये समझना है कि ये जो मैसूर का क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, ये क्षेत्र जो था ये दो शक्तियों की नजर में था महत्वपूर्ण रूप से। ये दो शक्तियां कौन सी थी, एक तो थी मराठा। मराठा जो थे वो समय समय पर इनके ऊपर इस क्षेत्र पर आक्रमण करते आ रहे थे, तो मराठा का एक अलग टेंशन हो रहा था, कब्जा करना चाहते थे। और दूसरी तरफ आपको देखने को मिल रहा था क्या, निजाम। जो निजाम है वो कहता था कि ये जो एरिया है ये मुगल क्षेत्र है। अब जो मुगल क्षेत्र है वो मानते थे और बोलते थे कि इस क्षेत्र पर किसका अधिकार है, निजाम का अधिकार है। तो निजाम इस पर मुगल शासन के अंतर्गत क्षेत्र मानते हुए अपना अधिकार जमाते थे और मराठा इस पर आक्रमण करते थे। अब ऐसी कंडीशन में ये लोग जो थे वो बड़े परेशान थे। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति जो है उसको बेहतर तरीके से देखा जा सकता है जिन्होंने इस स्थिति से इसको बचाने की कोशिश की। जब मराठों ने, निजाम ने इस पूरे जोन को, क्षेत्र को प्रभावित करने की कोशिश की, तो यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है हैदर अली। जो हैदर है इसने कई बार वीरता के साथ मराठों का प्रतिकार किया, निजाम का प्रतिकार किया, मैसूर को रक्षा करने का प्रयास किया, उसको बचाकर रखा। तो नंदराज और देवराज जिन्होंने प्रारंभिक सैनिक कुशलता देखते हुए हैदर को अपनी सेना में शामिल किया था, सेना में रहते हुए हैदर ने मराठों से और इन शक्तियों का कड़ा विरोध किया, वीरता से लड़ाई की। उससे प्रेरित हो गए कौन, ये दोनों भाई। और इन्होंने क्या किया, 1755 में हैदर को जो डिंडीगुल जगह थी, डिंडीगुल में किले का किलेदार बना दिया। अब हैदर अली जो है वो अपनी योग्यता के आधार पर क्या बन गया, किलेदार बन जाता है डिंडीगुल में। मतलब यहां से हमारी स्टोरी में हैदर अली का प्रवेश हो जाता है। अब देखिए हैदर अली का प्रवेश हम कर चुके हैं। हैदर अली जो है वो पूरी तरीके से अब शासन में आया है। 1755 में डिंडीगुल का सूबेदार, वो बोल सकते हैं किलेदार बन गया है। अब डिंडीगुल का किलेदार के तौर पर, लेकिन याद रखना जो हैदर है इसका जन्म होता है 1721 में सामान्य परिवार में, मैसूर के सामान्य परिवार में जन्म होता है। बचपन से ही सैनिक गतिविधियां इनको ये सीखता रहता है और एक योग्य सैनिक के गुण इसके अंदर आ जाते हैं अभ्यास के तहत। अब इसको मौका मिलता है कब, नंदराज और इनकी सेना में, उनकी सेना में शामिल होने के बाद अपने पराक्रम को दिखाता है। 1755 में डिंडीगुल में इसको किलेदार बनाया जाता है और यहां पे वीरता का प्रदर्शन करता है। लेकिन ये देखता है कि जिन लोगों के अंडर में ये काम करता है वो योग्यता की दृष्टि से कमजोर है, तो ये मौका पाता है कब, 1761 में, और मैसूर को स्वतंत्र राज्य के तौर पर स्थापित कर लेता है।
अब हैदर अली ने मैसूर को स्वतंत्र तो कर लिया, कहीं ना कहीं अब इसके लिए इसको काम करने पड़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हैदर अली ने मैसूर को स्वतंत्र रूप से चलाने के लिए क्या क्या स्टेप किए हैं, है ना। तो वो देखेंगे अगली स्लाइड में कौन कौन से स्टेप लिए हैं। जैसे सबसे पहले तो हमने बात कर ली कि डिंडीगुल में इसने किलेदार बनने के बाद क्या किया, शस्त्रागार की स्थापना की। इसने कहा कि भाई जो सेना है, सेना के पास बेहतर शस्त्र होना जरूरी है, तो एक प्रकार से शस्त्रागार बना दिया डिंडीगुल में। और ये शस्त्रागार जो था ये आधुनिक शस्त्रागार था, आधुनिक शस्त्रागार था जो यूरोपीय शक्ति की मदद से बनाया था। यूरोपीय शक्ति की मदद से बनाने की बात करें तो कौन सी यूरोपीय शक्ति, फ्रांस। याद रखना है कि हैदर अली का फ्रांस के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध था, अच्छी दोस्ती थी। विभिन्न मुद्दों पर हैदर अली फ्रांस के साथ संबंधों का फायदा उठाता था। ऐसा ही फायदा उसने उठाया शस्त्रागार बनाने के लिए। यहां पर भी उसने फ्रांस की सहायता से आधुनिक शस्त्रागार बनाया ताकि उसकी सेना बेहतर हो सके। दूसरी बात, हैदर अली चाहता था कि उसका साम्राज्य बड़ा रहे और स्थायी रहे, और अगर आप बड़ा और स्थायी साम्राज्य चाहते तो उसकी सबसे पहली आवश्यकता होती है आपकी सेना, आपकी सेना मजबूत होनी चाहिए। तो आधुनिक शस्त्रों के आधार पर, फ्रांसीसी ट्रेनिंग के आधार पर, पद्धति के आधार पर हैदर ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया कि जरूरत पड़ने पर बड़े से बड़ा युद्ध लड़ ले इसकी सेना और साम्राज्य को स्थायित्व मिल जाए। तो सेना का पुनर्गठन भी किया है। इसके अलावा इसने कहा कि ऐसी कोई भी गुंजाइश ना रह जाए कि कोई हमारे साथ विरोध करके अलग हो के अलग राज्य बना ले। तो इसने कहा कि जागीर बांटने की व्यवस्था बंद कर दो ताकि कोई बड़े लेवल पर जागीरों का मालिक ना हो और अलग जाने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती। इसने इस प्रथा पर रोक लगा दी। फिर इसने बोला कि मेरी सेना में तोप विभाग भी होना चाहिए, तो तोप खाने का निर्माण भी करवा दिया, सेना को मजबूती प्रदान की। इसने कहा कि भाई इतना कुछ कर रहा हूं तो पैसा तो लगेगा, पैसा लगेगा। तो मालाबार तट जो है पश्चिम का केरल का, वहां इसने कालीकट पर विजय प्राप्त की। कालीकट पर विजय प्राप्त करके पहली बार यहां पर भूमि पर कर लगा दिया बहुत ज्यादा, और यहां पर इसको नायर का विरोध भी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पर यहां पर हैदर अली ने क्या किया है कि अपने कदम उठाए हैं। अब हैदर अली के बारे में और बोले तो इसने क्या किया है, चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर को दान दिया था। ये कहें कि इसका पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार कराने का काम भी किया था। हैदर अली के बारे में एक और फैक्ट प्रचलित है कि इसने सोने के और तांबे के सिक्के चलाए। हैदर ने जो सोने और तांबे के सिक्के चलाए थे उनमें शिव की, पार्वती की और विष्णु जी की प्रतिमा थी। मतलब हैदर ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र वाले सिक्के भी जारी किए हैं, यह भी आपको ध्यान रखना। तो इस प्रकार से हैदर ने अपने शासनकाल में प्रशासन को बहुत बेहतर करने के लिए कदम उठाए, और कहीं ना कहीं उन कदमों का प्रभाव भी रहा कि उसके पास एक अच्छी संगठित आधुनिक शस्त्रों से लैस सेना थी। फ्रांसीसी पद्धति पर ट्रेन की गई सेना थी जो किसी भी युद्ध में लड़ने के लिए तैयार थी। क्लियर। लेकिन यहां पर यह देखने को मिलेगा कि हैदर अली की 1782 में मृत्यु हो गई, और यह मृत्यु कैसे हुई, तो कैंसर से हैदर अली की मृत्यु हो गई। हम जब आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करेंगे तो उस चर्चा में हम लोग इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे कि यह दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था। ये दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का समय था जब हैदर अली की कैंसर की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है, और जैसे ही हैदर की 1782 में मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा टीपू जो है वो मैसूर का सुल्तान बनता है। टीपू ने मैसूर के सुल्तान के तौर पर अपना काम शुरू किया, और टीपू ने कहीं ना कहीं मैसूर को और मजबूती प्रदान की है। तो हम बात करेंगे अब किसकी, टीपू की। अगर टीपू की हम प्रारंभिक जानकारी लें दोस्तों तो याद रखिएगा कि टीपू का जन्म हुआ था 20 नवंबर 1750 को। 20 नवंबर 1750 को टीपू का जन्म हुआ। टीपू की अच्छी परवरिश की गई। टीपू को सैनिक हो, शस्त्र हो, सभी प्रकार की जो है शिक्षा दी गई हैदर अली के द्वारा। और कहीं ना कहीं हैदर अली जो खुद शिक्षित नहीं था, उसने अपने बेटे को शिक्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। टीपू जो था वो कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिसमें हिंदी शामिल थी, जिसमें उर्दू शामिल थी, जिसमें फारसी शामिल थी, जिसमें कन्नड़ शामिल है ना, कन्नड़ के अलावा अरबी भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं इतनी सारी भाषाओं का ज्ञाता था कौन, टीपू सुल्तान। इसके अलावा टीपू ने ये भाषाएं तो सीखी, भाषा का ज्ञाता तो था ही था, इसके अलावा इसने कई शास्त्रों का भी अध्ययन किया। देखा जाए तो इस दृष्टि से यहां पर इसको कुरान का ज्ञाता माना गया, जो इस्लामी न्याय शास्त्र थे।
है ना, याद रखिएगा। इस्लामी न्याय शास्त्र जो थे और न्याय शास्त्रों का इसने अध्ययन किया, तो कई सारे ऐसी ग्रंथों का अध्ययन किया। इसके अलावा टीपू ने अपने बोल सकते हैं कि जब ये सीख रहा था, इसका प्रशिक्षण का दौर चल रहा था, तो उस समय इसने क्या किया, तीरंदाजी सीखी। ये तीरंदाजी में भी पारंगत था, बेहतर तीर चलाना जानता था। इसने निशानेबाजी सीखी, मतलब निशानेबाजी में भी, धनुष बाण में भी टीपू सुल्तान आगे था। इसने कहीं ना कहीं ये दोनों चीज सीखने के बाद घुड़सवारी पर भी ध्यान दिया। घुड़सवारी की दृष्टि से देखा जाए तो भी टीपू सुल्तान आगे था। तो विभिन्न चीजों में टीपू ने अध्ययन किया, प्रशिक्षण था। कहीं ना कहीं अपने पिता से कूटनीतिक तौर पर प्रशासन की, शासन की भी इसने कहीं ना कहीं बारीकियां सीखी हुई थी। तो जैसे ही 1782 में टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली की डेथ होती है कैंसर से, उसके बाद टीपू सुल्तान बनता है और तमाम तरीके से शासन को आगे बढ़ाने का काम करता है। अब टीपू सुल्तान ने ये सब चीजें की, इसकी इनिशियल जानकारी थी कि क्या क्या करता था। टीपू सुल्तान ने अपने सुल्तान रहते हुए, सुल्तान के समय पे कई सारे काम किए। जैसे इसने क्या किया, किसानों की स्थिति सुधारने के लिए, रेवेन्यू जनरेशन बढ़ाने के लिए तकावी ऋण देना शुरू किए, एडवांस में लोन देना शुरू किया कृषि के लिए, ताकि लोग खेती करें। खेती करेंगे तो उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा। इसके अलावा टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति का समर्थन किया। फ्रांसीसी क्रांति से उपजे बंधुता, स्वतंत्रता और समानता के जो आदर्श थे, उनका समर्थन करता था कौन, टीपू सुल्तान। और उसके समर्थन को बताने के लिए प्रतीकात्मक तौर पर इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था और फ्रांस के स्वतंत्रता संबंधी क्लब, जैकोबियन क्लब की सदस्यता भी ली थी। तो इस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति और फ्रांस के साथ टीपू ने आगे बढ़ना शुरू किया। टीपू जो था वो दूसरे देशों से संबंध बनाने पर विशेष ध्यान देता था। इसने कहा कि भाई दूसरे देशों से संबंध बनाकर रखना चाहिए, स्थिति मजबूत होगी। तो ऐसे में इसने तुर्की में, मिस्र में, फ्रांस में, फारस में आदि देशों में राजदूत भेजे, मतलब इन सभी देशों से इसके संबंध अच्छे थे। इसके बाद बात करें तो एक बार ऐसा हुआ, कहा जाता है कि मराठों ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। आक्रमण करके जो श्रृंगेरी मठ था कर्नाटक का, उसको मराठों ने उजाड़ दिया था। तो कहीं ना कहीं शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य के कहने पर इसने क्या किया, टीपू ने उस श्रृंगेरी मठ की मरम्मत भी कराई थी, ये भी याद रखना है। टीपू ने अपनी सेना में नौसेना को भी महत्व दिया और नौसेना को महत्व देते हुए उसने 1796 में नौसेना बोर्ड का भी गठन किया था। इसके अलावा टीपू ने जहाज निर्माण केंद्र भी बनाए। पश्चिम में जो कोची क्षेत्र रहा केरल का, इस क्षेत्र में इसने क्या किया है, डॉकयार्ड जो बनाए हैं, पोत निर्माण घाट जो है वो बनवाए हैं। और इसके समय जहाज निर्माण का काम भी हमारे देश में होने लगा था। यहां तक कि हिंदी महीनों के नामों को अरबी महीनों में भी टीपू ने बदलाने का काम किया था। टीपू सुल्तान ने हमारे देश में हम देखें तो एपीजे कलाम साहब, कलाम जी जो कि भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे, उनके अनुसार भारत में पहली बार रॉकेट का प्रयोग जो किया है वो टीपू सुल्तान ने किया था। तो मिसाइल को पहली बार भारत में प्रयोग करने वाला अगर कोई शासक था तो वो कलाम साहब के तहत टीपू सुल्तान था, ये भी आपको याद रखना है। तो कहीं ना कहीं इतनी टीपू की अच्छी बातें रही, लेकिन ये भी याद रखिए कि टीपू ने ना सिर्फ इस प्रकार से महीनों के नाम चेंज कराए, कट्टरतावाद भी था। टीपू के समय भी कई मंदिर तोड़े गए, कई प्रकार से अत्याचार किया गया हिंदुओं पे, ये भी एक सिमिलर चीजें आपको देखने को मिलती है। अब इतना कुछ टीपू ने किया, लेकिन टीपू ने जब सत्ता संभाली थी तब आंग्ल मैसूर युद्ध का दौर चल रहा था। मतलब अगर हम देखें तो अंग्रेजों का मैसूर के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़े लेवल पर था। अंग्रेज जो थे वो अपने साम्राज्य को किसी भी स्तर पर बढ़ाना चाहते थे और कहीं ना कहीं वो उत्तर भारत से शुरू करते हुए आए थे, पूर्वी क्षेत्र से, बंगाल से, तो वो दक्षिण की तरफ बढ़ रहे थे। तो उनकी नजर किस पे थी, टीपू सुल्तान के मैसूर पर थी, हैदर अली के मैसूर पर थी और वो इसे अपने क्षेत्र में मिलाना चाहते थे। तो यहां पर कहीं ना कहीं ब्रिटेन की, ब्रिटिशों की नीतियां रही, जिसके कारण टीपू का, मैसूर का और बोल सकते हैं कि अंग्रेजों का युद्ध भी हुआ है। हम इतिहास में मैसूर के साथ अंग्रेजों के 4 युद्धों को देखते हैं जिन्हें हम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। ये आंग्ल मैसूर युद्ध जो है पहला है वो 1767 से 69 के बीच में हुआ। दूसरा युद्ध जो है वो 1780 से 84 के बीच में हुआ।
तीसरा युद्ध जो था वो 1790 से 92 में, और चौथा युद्ध जो है वो 1799 में हुआ, जब टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। 1782 में हैदर अली की डेथ हो गई कैंसर से, और 1799 में बोल सकते हैं कि 1799 में ये जो बोल सकते हैं युद्ध जो हुआ चौथा, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो हैदर की मृत्यु दूसरे युद्ध के दौरान और टीपू की मृत्यु चौथे युद्ध के दौरान हुई, लेकिन टीपू लड़ता हुआ मारा गया था और हैदर अली बिस्तर पे पलंग पे कैंसर की बीमारी से मारा गया था। अब एक एक करके हम चारों आंग्ल मैसूर युद्ध को देखते हैं कि क्या कारण रहे और इन युद्धों की समाप्ति कैसे, कौन सी संधि से हुई है। क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं पहले आंग्ल मैसूर युद्ध की। जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1767 से 69 के बीच में रहा। ये जो युद्ध था इसका कारण था अंग्रेजों की आक्रामक नीति। अंग्रेजों की आक्रामक नीति थी। अंग्रेज साउथ की तरफ अपना एक्सपेंशन कर रहे थे। अंग्रेजों ने अपना त्रिगुट बनाया। अंग्रेजों ने अपने गुट में मराठों के साथ संधि की। मराठों के साथ संधि के बाद इन्होंने निजाम को अपने साथ मिलाया और निजाम और मराठों को मिलाकर उसने मैसूर की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। यहां पर हैदर अली जो था वो मैसूर का नेतृत्व कर रहा था। हैदर अली ने अपनी कूटनीति को दिखाया, मराठों को अलग कर दिया, निजामों को अलग कर दिया पैसे का लालच देकर। अब रह गए कौन? अंग्रेज। अंग्रेजों के ऊपर जो क्षेत्र था मद्रास, यहां पर टीपू ने अटैक कर दिया और यहां अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा, मात खानी पड़ी। किससे? हैदर से। अब यहां पर मात खानी पड़ी, अंग्रेज मजबूर हुए और अंग्रेजों ने मजबूर होकर मद्रास में मद्रास की संधि की। ये जो मद्रास की संधि थी, ये संधि हुई थी 1769 में। ये संधि के तहत अंग्रेजों की जो महत्वाकांक्षा थी, जो उनकी छवि थी, उसको धक्का लगा। उन्हें ऐसा लगा कि भारत में भारत की किसी शक्ति ने हमें आकर हरा दिया, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रतिष्ठा पर धक्का लगा अंग्रेजों की, और इसको वो एक अपमान की दृष्टि से देख रहे थे। इस संधि में निश्चित किया गया कि अंग्रेज जो होंगे वो मैसूर के विरुद्ध नहीं जाएंगे। अंग्रेजों ने जो मैसूर के सैनिकों को और मैसूर ने अंग्रेजों के सैनिकों को कैद करके रखा, उनको छोड़ा जाएगा, और उसके बाद जो भी राज्य मैसूर के समर्थक होंगे उन पर अंग्रेज लोग आक्रमण नहीं करेंगे। तो ये संधि की गई और इसके बाद पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। तो आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति 1769 में हो गई थी। अब आगे बात करें दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 1784 के बीच में। इस युद्ध में प्रारंभ जब युद्ध हुआ तो हैदर था सुल्तान, लेकिन 1782 में हैदर की हो गई मृत्यु, और हैदर की मृत्यु हुई तो 1782 के बाद इस युद्ध को लीड नेतृत्व किया है टीपू के द्वारा। ये युद्ध का कारण क्या था वो भी समझ लेते हैं। इस युद्ध का कारण था मद्रास की संधि का उल्लंघन। जो मद्रास की संधि हुई थी, उस संधि में जो जो बातें कही गई थी उन बातों को अंग्रेजों ने नहीं माना और उनका अतिक्रमण कर दिया। और अतिक्रमण ऐसा हुआ कि जब एक बार मैसूर जो है उस पर मराठों ने आक्रमण किया, लगभग कब? 1771 के आसपास जब आक्रमण किया तो मराठों ने जैसे ही हैदर मैसूर के ऊपर आक्रमण किया था, अंग्रेजों ने सहयोग नहीं किया। इस बात से कहीं ना कहीं हैदर अली को गुस्सा आया। इसके बाद हुआ कि अंग्रेजों ने एक और कदम उठा दिया। माहे जो पौंडीचेरी में एक फ्रांसीसी क्षेत्र था, इस पर आक्रमण कर दिया। अब ये जो आक्रमण किया ना, ये तात्कालिक कारण बना दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का। अब तात्कालिक कारण कैसे बना कि ये फ्रांसीसी था और फ्रांसीसी दोस्त थे किसके? हैदर के। मतलब इस क्षेत्र को, माहे को हैदर ने संरक्षण प्रदान किया हुआ था। अब हैदर के संरक्षण वाले क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करता था, ये मद्रास की संधि कहती थी। तो यहां पर मद्रास की संधि का उल्लंघन माना गया और ऐसे में हैदर अली भी चुप बैठने वाला नहीं था। हैदर अली ने भी इसके लिए कदम उठा लिया और आरकाट जो है कर्नाटक के एरिया पर अपना बोल सकते घेरा डाल दिया, आक्रमण कर दिया। लेकिन यहां पर हैदर अली की पराजित हो जाती है। हैदर अली 1781-82 के समय पे
पोटोनुआ के युद्ध में आयरकूट जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था उससे हार जाता। लेकिन याद रखिएगा ये हार कोई ऐसी हार नहीं थी जिसका हैदर अली पर कोई प्रभाव पड़ता, ये एक साधारण सी हार मानी गई जिसका हैदर अली पर कोई व्यापक प्रभाव देखने को नहीं मिला। हैदर अली जो है उसकी मृत्यु हुई, तो इस युद्ध को आगे बढ़ाने का काम किया टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने इस युद्ध का अच्छे से नेतृत्व किया, परंतु हुआ ये कि एक संधि की गई, वो संधि थी मंगलौर की संधि, और उस संधि के साथ कब 1784 में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध भी खत्म हो गया। किसी के पक्ष में निर्णय नहीं गया, बस समझौता कर लिया गया था। ठीक है, यहां पर ये बोल सकते हैं कि ना मैसूर दबा ना ही अंग्रेजों को नुकसान हुआ। लेकिन सेकंड युद्ध में वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो गवर्नर जनरल बनकर आ गया था बंगाल का, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। जब तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो यह 1790 से 1792 के बीच में हुआ था। इस समय कॉर्नवालिस जो है वो बनकर आ गया था गवर्नर जनरल, और यहां पर कौन है, टीपू है। अब टीपू और अंग्रेजों के बीच में एक संदेहपूर्ण वातावरण बन गया। संदेहपूर्ण वातावरण बनने का मेन कारण यह था कि अंग्रेजी कॉर्नवालिस जो नया नया गवर्नर जनरल बनकर आता है, इसके समय क्या होता है, एक सूची तैयार की जाती है जिस सूची में लिखा होता है कि अंग्रेजों के मित्र कौन कौन से राज्य हैं। अब जो सूची गई वो निजाम के पास गई, निजाम के पास सूची गई, इस बात की सूचना टीपू को भी पता चली। टीपू ने देखा कि अपना तो इसमें नाम ही नहीं है, मतलब ये अपने को मित्र नहीं समझते, और मित्र नहीं समझते तो अपन इनके दुश्मन है, और दुश्मन है तो ये कभी भी अपने खिलाफ चाल चल पाएंगे। तो यहां से टीपू और अंग्रेजों के बीच में एक संदेह वाला वातावरण बन गया। दूसरी बात हुई कि टीपू जो था वो त्रावणकोर के इलाके में दो ऐसे क्षेत्र थे जिनको खरीदना चाहता था, इंटरेस्ट था टीपू का इंटरेस्ट था, परंतु वो डच ने ले लिया और वो खरीद ना पाया। तो टीपू एक तो संदेह के कारण गुस्से में कि लिस्ट में अपना नाम नहीं है, उन क्षेत्रों को प्राप्त नहीं कर पाया, तो भी टीपू गुस्सा है। ऐसे में टीपू क्या करता है, त्रावणकोर पर हमला कर देता है। त्रावणकोर जो होता है ये अंग्रेजों की सपोर्ट वाला एरिया होता है, अंग्रेजों के सहायक स्टेट होता है। यहां पर जैसे टीपू हमला करता है तो यहां से युद्ध हो जाता है तीसरा वाला आंग्ल मैसूर युद्ध। लेकिन इस युद्ध का परिणाम मैसूर के खिलाफ होता है। इस युद्ध में कॉर्नवालिस क्या करता है, एक संधि करता है जिस संधि का नाम होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब ये श्रीरंगपट्टनम की संधि जो होती है वो 1792 में होती है। इस संधि के तहत आधा राज्य जो होता है टीपू का, वो आधा राज्य अंग्रेज कब्जे में ले लेते हैं। साथ ही साथ टीपू के दो पुत्र जो होते हैं उनको भी कैद कर लेता है, कौन, कॉर्नवालिस। अब ऐसे में दो बेटे भी चले गए और आधा राज्य भी चला गया। तो एक प्रकार से श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू के लिए एक अपमानजनक संधि थी। टीपू की जो बोल सकते प्रतिष्ठा है उसको बहुत बड़े लेवल पर धक्का लगा था। टीपू कहीं ना कहीं अब प्रतिशोध की ज्वाला में था। टीपू चाहता था कि उसके बेटे भी और कहीं ना कहीं राज्य भी छीन लिया जाए। लेकिन इसके बाद देखने को मिलता है कि दोनों बेटों को गोली मार देते हैं भाई अंग्रेज, दोनों बेटों को मार दिया, आधा राज्य भी चला गया। सोचिए कितना दिमाग खराब होगा टीपू का। अब टीपू इस पश्चात बोल सकते हैं ना कि प्रतिशोध लेना चाहता है, और प्रतिशोध लेने के लिए पृष्ठभूमि तैयार होती है चौथे और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध की। जो चौथा और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध है दोस्तों वो होता है 1799 में। 1799 का वो समय है जब यहां पर टीपू है और वहां पर आ गया है वेलेजली। ये वेलेजली कौन है, ये वेलेजली वो है जो अपनी सहायक संधि के लिए फेमस है। ये सहायक संधि का कहीं ना कहीं लालच देता है कि आपने यहाँ पर एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखी, आपकी सुरक्षा करेगा, और धीरे धीरे करके वो क्षेत्र पर कब्जा कर लेते थे। सहायक संधि एक अलग लेक्चर में हम लोग समझेंगे, है ना, कि द्वेष शासन क्या था, सहायक संधि क्या थी, हड़प नीति क्या थी, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे बाद में। ठीक है, अलग अलग विद्रोह, अलग अलग इनकी नीतियां कौन कौन सी, सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये कि सहायक संधि कौन लाया था, वेलेजली लाया था। वेलेजली आया गवर्नर जनरल बनके, सहायक संधि का कॉन्सेप्ट उसने अप्लाई किया, कई सारे क्षेत्रों को हड़पने की व्यवस्था में था, सहायक संधि लागू करके यही व्यवस्था वो लगाना चाहता था कहां पर, मैसूर पे। अब हुआ ये कि देखिए क्या कारण बताया, कारण बताता है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का कि टीपू जो है वो मराठा और निजाम के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। क्या बोलता है कि टीपू तुम मराठों के निजाम के साथ मिलकर हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हो, तो ये षड्यंत्र का आरोप लगाया। टीपू तो गुस्से में था ही, बदला लेना ही था, इन्होंने आरोप लगा दिया, बस क्या था, दोनों में लड़ाई
होना तय हो गई। वास्तव में यह कारण बताया किसने? अंग्रेजों ने। कारण तो यह था कि टीपू ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। टीपू किसी भी कंडीशन में अपने यहां पर ब्रिटिश आर्मी को रखने को तैयार नहीं था। वो सहायक संधि को बिल्कुल नहीं मानना चाहता था। बस इसी बात से कि टीपू सहायक संधि को स्वीकार नहीं कर रहा था, अंग्रेजों की और टीपू की लड़ाई चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के तौर पर होना तय हुई। युद्ध चालू हुआ और कहीं ना कहीं 1799 में टीपू की मृत्यु के साथ इस युद्ध का अंत हुआ। टीपू जो ये कहता था कि 100 दिन गीदड़ के भांति जीने से अच्छा है एक दिन शेर के भांति जिया जाए, उस योद्धा का इस युद्ध में अंत हो जाता है। और टीपू के अंत के साथ ही मैसूर जो होता है वो उसको अंग्रेजों के द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाता है और भारत का एक और स्वतंत्र राज्य अंग्रेजी विजय का कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं कि सबूत बन जाता है, एक प्रकार से शिकार हो जाता है और इस क्षेत्र पे भी अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो जाती है और मैसूर की स्वतंत्रता अंग्रेजों की गुलामी में समा जाती है। तो इस प्रकार से 4 एंग्लो मैसूर युद्ध जो थे वो खत्म हुए। हैदर ने स्थापना की एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर, टीपू ने उसको आगे बढ़ाया। टीपू की मृत्यु के साथ मामला खत्म हुआ। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा इतिहास के। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।